This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण द्वितीया दिनांक 22 सितंबर 2021 शरद पूर्णिमा संध्या 1 त्रीणि द्रव्याणि नास्ति वैदिकद्रव्याणि शंखं चक्रं जलौकान्दगमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुकपतिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगवनप्रौढदावाह्नीम् प्रौढदावाहि ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोत्सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं विदित्वा सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छति दर्शनः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूंगा। मेरा एक प्रेजेंटेशन जो ली है वो इतना अच्छा नहीं है, काफी पुराना है, फिर भी चल सकता है, तो उसी को देखकर आगे बढ़ूंगा। ये टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन ये मॉडर्न के हिसाब से है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर मैलिग्नेंट व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो इन सभी को तो एलोपैथी में ही ढूंढो उसका कैसे करना है, और हर एक का आयुर्वेदीय निदान किस प्रकार का होगा। मेरा अभी जो प्रयास है वो हाइपरटेंशन एक संकल्पना के हिसाब से उसको कैसे देखना है ये करेगा। Many times there are no symptoms of hypertension perceived by the patient, and it is a chance finding during routine examination or examination for some other disease. तो ये काफी कॉमन इस प्रकार का है, और एलोपैथी में ऐसे अभी बहुत एंटिटीज है कि जिसमें एक भी सिम्टम नहीं होता, केवल पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस के जरिए निदान हो जाता है उनका, और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और पूरे जन्म के लिए लेनी पड़ती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये सबसे अशास्त्रीय इस प्रकार का तरीका है, और फिर भी उसको शास्त्र माना जाता है। तो हेडेक, गिडीनेस, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, नोज ब्लीड, ये कुछ लोगों में लक्षण के स्वरूप में पाए जाते हैं। और फिर
ब्लड प्रेशर जांचा जाता है और फिर पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। ये काफी हद तक देखा गया है इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारे मरीजों में एक भी सिम्टम नहीं होता और फिर भी ब्लड प्रेशर माना जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन एंड रूट कॉज। ये अभी ब्लड प्रेशर का जो प्रकरण उभर आया है वो पिछले 40-50 वर्षों में ज्यादा उभर आया है। और जैसे ही आधुनिक दवाइयों के द्वारा उसको मेंटेन करते हैं या फिक्स करते हैं उस प्रॉब्लम को, तब से ये तो तरीका शुरू ही हो गया कि ठीक है, ब्लड प्रेशर है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, दवाई शुरू करो इस प्रकार से। Changes in food habits with its roots in today's farming, hybridization, use of grown hormones, pesticides, chemical fertilizers, ये सभी मूल रूप से सभी रोगों के लिए कारण है। केवल हाइपरटेंशन नहीं, कैंसर, हाइपर एसिडिटी, संदिग्धवाद, सभी रोगों के लिए ये कारण मूल रूप से है। और उसी पे जोर देना, उसी को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी इस प्रकार का है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, ये भी कई लोगों में पाए जाते हैं। तो वो भी एक अहम मुद्दा है कि इस प्रकार से अगर कारण है तो उनको ट्रीट करना ज्यादा कठिन इस प्रकार का होगा। Since blood pressure means pressure exerted by blood on the vessels, three factors need consideration in hypertension. So blood pressure की व्याख्या एलोपैथी में जो की गई है वो pressure exerted by the blood the vessels इस प्रकार की। तो ये जो तीन फैक्टर्स है कि ब्लड है, वेसल्स है और उसके पीछे फोर्स है, तो उनको अगर हम भली भांति देखेंगे तो शायद ब्लड प्रेशर के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। और यही सिलसिला यहाँ पे करने की कोशिश की है। The blood carries nutrients and oxygen to body tissues, hence needs to flow fluently through vessels. So द्रवता, liquidity has to be maintained. विस्तृता, द्रवता, रागा वगैरह ये रत्नों के बारे में प्राकृतिक गुण बताए गए हैं। अब द्रवता एडेक्वेट होनी चाहिए कि ताकि वो आसानी से बह सके, सिराओं से बह सके। अगर रक्त की द्रवता कम हो जाती है या फिर उसमें दोष आ जाते हैं तो विस्कोसिटी उसकी बढ़ती है, और विस्कोसिटी बढ़ती है तो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होता और फिर ज्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है ताकि वो जोर से फेंकना पड़ता है। और इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। मेरी जो अभी सुबह सीरियल चल रही है वो वास्तव में है आयुर्वेद एक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र, इस नाम से है। और इसमें मैं दो बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ। एक आयुर्वेद शास्त्र है, ये समाज में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और दूसरा केवल शास्त्र नहीं है, वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र। उसकी एक अपनी खासियत है जो आधुनिक वैदिक से काफी भिन्न इस प्रकार की है। और इसलिए उस खासियत को समाज में प्रस्तुत करना ये एक मेरा अहम प्रकार का उद्देश्य है इसके बारे में। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अभी विदेना शुद्धम चांतम शुद्धम नाम देशकालोक सात्म्यानाम विदित संप्रकाशिता, ये जो बात बताई गई कि बुद्धि से अगर रक्त निर्माण होता है तो वो शुद्ध होता है। तद विशुद्धम रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा यनति प्राणिनम प्राणः शोभितं नियमोक्त। और ये विशुद्ध रक्त बल, वर्ण, सुख, आयुष की प्राप्ति कर देता है। और प्राण रक्त का अनुगमन करता है।
ये प्राण रक्त का अनुगमन करता है, ये तो बात एलोपैथी में जो टिश्यू रिस्पिरेशन की बात कही गई है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है फेफड़ों में, वो फिर हृदय में आता है, वो फिर हृदय से पूरे शरीर में फैलता है और टिश्यूज को पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, वो पहले हाथ में आकर फिर लंग में चला जाता है और वहां फिर से गैसीय एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए रक्त शुद्ध होना एक आवश्यक इस प्रकार की बात होगी। और हमारे हिसाब में अगर विधि पूर्वक खून का निर्माण होता है तो वो शुद्ध रहेगा। तो देश काल औपसात्मी ये तीन बताए गए हैं। इसका जो विधि बताया गया है उसके मुताबिक अगर रक्त की निर्मिति होती है तो वो शुद्ध इस प्रकार का रहेगा और फिर बल वर्ण सुख आयुष्य के प्राप्त। तो अभी मैं सुबह बहस कर रहा हूँ वो देश काल उपसात्मी के लिए। अभी यहाँ नेट कनेक्टिविटी का काफी प्रॉब्लम है और रिकॉर्डिंग तो हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सेंड करने के लिए डाउनलोड होना है, वो आधा घंटा 1 घंटा भी ले रहा है डाउनलोड होने के लिए, और फिर वो लोगों को भेजा जा सकेगा। तो सुबह 5:30 बजे मैंने रिकॉर्डिंग किया है, अभी 1 घंटा हो गया फिर भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुआ। पहले टेलीग्राम ग्रुप में, मेल में तो चला गया लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हुआ। और फिर उसके आगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी औपसात्म्य के बारे में आज मैंने बोला है, उपचेते यदौचित्यात् औपसात्म्यं तदुच्यते, इस प्रकार से। तो जिसको हम साथ में बना लेते हैं इस प्रकार से, वो औपसात्म्य इस प्रकार का कहा जाता है। और अहितकारक चीजों का साथ में अभी हम बना ले रहे हैं और फिर उससे जो तकलीफें होनी है वो तो होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के विधि से अगर रक्त शुद्ध होता है तो इनकी प्राप्ति होती है। और 175 रक्त सिरा ये अशुद्ध रक्त का वहन करने वाले, 175 वातदुष्ट, 175 पित्तदुष्ट, 175 कफदुष्ट, इस प्रकार का रक्त का वहन करती है और 175 शुद्ध रक्त का वहन करती है। तो अगर विधि से रक्त शुद्ध नहीं हुआ, विधि से निर्माण नहीं हुआ, तो जो रक्त बनेगा वही अच्छा नहीं बनेगा। उसमें द्रव्यता अगर कम हो जाती है तो उसका वहन भली भांति नहीं हो पाएगा और इन्हीं से शरीर का पोषण इस प्रकार का होता रहेगा। हमारे हिसाब में एलोपैथी में जो बात है उस बात को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन्हीं के जरिए और ऑक्सीजन, इन दोनों का सप्लाई रक्त के द्वारा होता है। हमारे हिसाब में तो रस के द्वारा ये होता रहता है और आहार रस से रस बनता है रस। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर रक्त ही अशुद्ध बने तो वो किडनी से पास हो तो किडनी क्या उसको दुरुस्त करेगी, उसमें से अशुद्धियां निकालेगी। अगर गंदा पानी आपको देते हैं और कहते हैं कि उसको शुद्ध करो तो वो कितनी हद तक शुद्ध हो पाएगा? शुद्ध पानी लेकर ज्यादा गंदा नहीं है उसको जल्दी शुद्ध कर पाएगा। गंदे पानी से ये तो नहीं होगा फिल्टर खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर किडनी से वो रक्त जा रहा है और रक्त ही अशुद्ध है, ज्यादा पैमाने पर अशुद्ध है, तो वो किडनी को खराब करेगा और यही सिलसिला चलता आ रहा है। और किडनी क्यों फेल हो जाती है, किडनी क्यों खराब होती जाती है, इसके बारे में कोई बहस ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो अगर ये बात किडनी के है तो सभी अवयवों के बारे में यही सिलसिला चलता रहता है।
और फिर उसको कैसे समझेंगे, ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो द्रवता ये होनी चाहिए और becomes more viscous, maybe due to arm or cover. It can't flow freely, causing hypertension. तो आम और कफ ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो रक्त की विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार से विस्कोसिटी बढ़ गई तो उसका फ्लो अच्छा नहीं होगा, और फ्लो अच्छा नहीं होगा तो हाइपरटेंशन इस प्रकार का हो जाएगा। अब आम तो कंसेप्ट है ही नहीं एलोपैथी में तो ये स्रोतोरोध करना ये आम का पहला लक्षण बताया गया है, सामदोष का पहला लक्षण इस प्रकार का बताया गया। तो जाहिर है कि अगर शरीर में आम बनता हो, और एक सिंपल रीजन उसका ऐसा है कि गत दिन का आहार अगर ठीक तरीके से उसका पचन नहीं हुआ है और दूसरे दिन का हम आहार ले लेते हैं, तो पहले जो अपरिणत इस प्रकार का आहार रस है, इसमें दूसरा आहार रस मिल जाता है, और ये सिलसिला महीने वर्ष बरस ऐसा चलता रहता है, क्योंकि हम कभी भी पहले दिन का आहार का पचन पूरा हुआ है ये देखकर सुबह नाश्ता करना या ब्रंच करना ये नहीं करते। तो अगर ये हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो पता चलेगा कि शरीर में आम है, स्वास्थ्यरोध उसका एक लक्षण इस प्रकार का है, और फिर वो तकलीफ कर रहा है। अगर कफ बन जाता है और कफजुष्ट रक्त या कफदुष्ट रक्त हो जाता है तो भी ये विस्कोसिटी बढ़ेगी। और ऐसा होता है कि ये खून बहते बहते उसमें जो ये अशुद्धियां इस प्रकार की है वो सिराओं में स्थित हो जाती है, सिरा की जो भित्ति है सिरा की उसमें लिप्त हो जाते हैं। यस्मादस्य वहन्ति न रसोपलिप्त कफोपलिप्त न रसं रसोहास्य दोषोपलिप्त वदनः रसं रसोहास्य। तो दोषोपलिप्त वदन हो जाते हैं सिरा, और फिर वहन नहीं होता, ल्यूमेन जो है उसमें जो अवकाश है वो कम होता जाता है, और अवकाश कम हो जाता है तो फिर ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं रक्त को आगे धकेलने के लिए, और फिर ये सिलसिला बना रहता है ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। तो सबसे अहम है कि रक्त शुद्ध है या नहीं है ये देखना। अगर वो दोषजुष्ट है या दोषदुष्ट है तो उसके जरिए उसका फ्लो अच्छा नहीं होगा, और शरीर को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके मूल रूप से दोष की चिकित्सा करे, आम की चिकित्सा करे, तो दूर करे, तो ये बात हो सकती है। दूसरी एक चीज होती है रक्त पित्त संप्राप्ति की जहाँ रक्त की वृद्धि होती है साक्षात, तो पित्त और रक्त दोनों को बिगाड़ने वाले कारणों का सेवन होने के कारण पित्त भी बढ़ता है और उसका आश्रय जो रक्त है वो भी बढ़ता है। रक्तम प्रमाण उत्क्रमण इस प्रकार की बात होती है। तो अगर रक्त की वृद्धि होती है तो फिर सिराओं की ताकत कम पड़ती है, और उसको फेंकने के लिए फिर से ज्यादा जोर इस प्रकार का लगाना पड़ता है। शिंदे सर के साथ में एक बार 5 मिनट गया था, वहाँ चितड़े नाम के एक व्यक्ति थे, अभी उनका लड़का है मेरे ख्याल में तो उनकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस थी, और ये दंत यज्ञ करने के लिए जाते थे शिंदे से, तो कुछ मरीज भी आते थे तो एक ऐसा ही 75 ईयर्स का एक बूढ़ा, उसका कहना था कि मेरे शरीर में खून जो है ना अच्छा नहीं है, ऐसा सो करता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो 75 उम्र थी तो शिंदे सर ने कहा ठीक है हम रक्तमोक्षण करें। कोई दूसरा आदमी वैद्य ये साहस नहीं करता, लेकिन शिंदे सर ने कर दिया, उसको तुरंत वहां पे रक्तमोक्षण कर दिया।
100-150 ml। वो होने के बाद तुरंत उसको लगा हाँ बहुत अच्छा है। मुझे एकदम शांति होगी। पर हर 3 महीने के बाद खेदे सर वहां पे जाते थे, मैं भी 2-3 बार गया उनके साथ। दूसरी दफा जब वो मरीज आया, वो बोला अभी फिर से करना है मुझे। पहले रक्त मोशन से 3 महीने अच्छे गए, लेकिन अभी 3 महीने हो गए तो फिर से थोड़ी थोड़ी शुरुआत है, फिर से सर ने एक रक्त मोशन। तो रक्तम प्रमाणम उत्तरम्य, कि रक्त को प्रमाण से अगर वो बढ़ जाता है तो भी प्रेशर बढ़ता है। तो आम के जरिए हो सकता है, कफ के जरिए हो सकता है, अभी एक तीसरा लिपिड के बारे में भी सोचना है कि जो मेद है शरीर में, वो अगर बढ़ता है। अभी ये एक कोलेस्ट्रॉल के कई भेद बताए गए हैं, एलडीएल एचडीएल वगैरह इस प्रकार। और माना जाता है कि हार्ट अटैक में एलडीएल कम होता है, एलडीएल बढ़ता है, और फिर ये विस्कोसिटी बढ़ती है, फिर जान बढ़ती है, फिर वो अटक जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल इंफार्क्शन इस प्रकार का हो जाता है। तो ये जो लिपिड्स है, उनके बारे में काफी बहस बीच में की गई। अभी ये स्टैटिन आ रहे हैं और उसको वो जरूरत से भी कम कर देता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये बड़ी आपत्ति है। स्टैटिन देना ही नहीं है, वास्तव में शुरू ही नहीं करना। जिनका शुरू है उनको धीरे धीरे उससे छुड़वाना है। तो फैटी लिवर से शुरुआत होती है, ऐसा बोलते हैं। फैटी इन्फ्लिट्रेशन ऑफ लिवर ये पहले होता है, और फिर ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़ने लगता है। और ब्लड में काम करना उचित नहीं है, फैटी लिवर पर काम करना उचित है। और वो कैसे कम हो जाए, इसका संबंध मूल रूप से पचन से। और अगर हम जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं तो एक अलग बात, लेकिन नॉर्मल डाइट है हमारा, स्ट्रेस ज्यादा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और उसके जरिए पचन नहीं हो रहा और फैटी हो रही है इस प्रकार से, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल या घी कम कर देना ये बिल्कुल इलाज नहीं है, उपाय नहीं है। तो उसमें अन्नम संदिग्ध परिपाक में कि ये जो बात बताई गई, चिंता, शोक और क्रोध से उनको दूर करना, ये चिकित्सा आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। अभी तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट बहुत सारे आते हैं। एलडीएल जो है 250-300 के ऊपर है, अल्कलाइन फॉस्फेट 500 से ऊपर है, इस प्रकार से एलडीएल बिल्कुल कम है, 28-30 इतना नहीं है, उससे भी कम है इस प्रकार से। अब ये बी12 और होमोसिस्टिन, ये एक रिश्ता नया सामने आ रहा है कि बी12 कम है, होमोसिस्टिन ज्यादा है, और होमोसिस्टिन सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा इस प्रकार का है। तो अगर बी12 कम है और होमोसिस्टिन ज्यादा है तो बी12 को पहले ठीक करना है और फिर होमोसिस्टिन के बारे में सोचना है। तो ये बातें सभी अभी उभर आ रही है, और उनको भली भांति देखना और उस हिसाब से उसमें कुछ कर पाना ये जरूरी इस प्रकार का होता है। तो ये आम और कफ, ये मेद या लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल और रक्त की वृद्धि होना, रक्त संपात की वजह से, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्त के बारे में सोचना है। और मेरा एक ऐसा है कि रक्त की परीक्षा करें और वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त या इसमें वृद्धि होगी ये दोषों की, इसके बारे में सोचने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों में काले वर्ण का ही रक्त दिखाई देता है। जब हम रक्तमोक्षण करते हैं तो पित्त वाले कुछ होते हैं जिसमें लाल रंग का होता है। तो स्टॅटिन सुरू केल्या जाणून सुरू झालेला अनेक रुग्णात दिसतो, सर्वच स्नेहाचे क्षपण झाल्याने असे होत असतात. पॉसिबल आहे
इसके बारे में काफी बहस है कि स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, और उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यूज को ही चेंज कर, ज्यादा लोगों को स्टैटिन दे सके इसके हिसाब से नॉर्मल जो लेवल 150 पहले बताई जाती थी कोलेस्ट्रॉल, उसको 100 तक ला दिया अभी। पहले तो 200 बताते थे, फिर 150 पे आ गए, 150 से अभी 100 तक आ गए, और 100 से नीचे कोलेस्ट्रॉल होना, ये मूर्खता है। शरीर में स्नेह की आवश्यकता है, तो स्नेहमयोऽयं पुरुषः स्नेहभूयिष्ठाश्च धातवः, तो हमें घी और तेल का प्रयोग उचित मात्रा में करते ही रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है वास्तव। लेकिन फिलहाल जो प्रचार प्रसार इस प्रकार का चल रहा है, उसके जरिए ये बताते रहते हैं नहीं नहीं ये छोड़ देना है, अच्छा नहीं है वगैरह इस प्रकार से, तो ये बड़ी मूर्खता अभी पूरे विश्व भर में की जा रही है। तो आपके रिश्ते में किसी का अगर स्टैकिंग चालू है तो धीरे धीरे उसको छुड़वाओ, और फिर बंद कर दो, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मूल रूप से हाइपरटेंशन की चिकित्सा करें, ये ऊपर ऊपर सिर्फ दवा देके तो नॉर्मल लेवल पे आ गया हो गया, इस प्रकार का बताना गलत है इस प्रकार से। तो ये खून के बारे में सोचना पड़ेगा। और भी कोई मुद्दे होंगे, लेकिन उस समय में मैंने जो सोचा था उसके आधार पर ये किया है। अगर हाइपरटेंशन आयुर्वेद पर्सपेक्टिव में अच्छे तरीके से देखना है, तो और भी इसी प्रकार के कुछ मुद्दे होंगे। तो the vessels can get a coating from inside, maybe due to armor of our liquids, that cholesterol, LDL, thereby reducing the lumen, causing hypertension. ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। और जैसे मैंने कि कहा, दोषोपनिषद रसम रसवा सिरा, ये अगर उपलिप्त हो जाती है तो ल्यूमेन कम हो जाता है, अवकाश जो है उसमें कम हो जाता है, और फिर अवकाश कम होने से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी हालत में अवकाश बढ़े कैसे, ये जो लपेटा हो जाता है अंदर से सिराओं को, वो कैसे कम करे। तो यहाँ फिर आम, कफ और मेद, इन तीनों का ही संबंध रहता है, और उसका संबंध दिनचर्या से होता है, उसका संबंध लाइफस्टाइल से जुड़ा इस प्रकार का होता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सा करनी है। इसमें बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम ये चरित्र में बात कही है सबसे पहले, ये जब वर्णन आया है रचन रसवासिला, तो दोषों का संचय अगर सिरा में हो रहा है तो सबसे बेहतर है कि उसको निकाल दे, और एक आसान तरीका सिरा में दे। तो अगर रुग्ण का बल अच्छा है तो स्नेहन करके सिरा भेदक है। अब कोदतकर सर का ये कहना था, ये जो सिरा भेदक करना है वो प्राचीन पद्धति से करना है, कि जब हम सिरिंज से सिरा रक्त निकालते हैं तो उसमें स्ट्रीम से खून आता है, मेन स्ट्रीम से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें से रक्त आता है। उसमें दोष कम रहते हैं, भित्तियों में ज्यादा। जब सिरा भेदक करते हैं कुठरी का शस्त्र से, तो वो भित्ति लगत का जो है वो बाहर आता है, और वो हमें निकालना है, और वो अपने आप रुक भी जाता है। अच्छी तरीके से अगर सिरा भेदक करते हैं तो अपने आप रुक भी जाता है। लेकिन इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत है, और अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो इससे तकलीफ हो सकती है, ये भी बात से। तो रक्तमोक्षण आसान है, लेकिन अब आपको लगता है कि कफई प्रधान है तो वमन भी रह सकते हैं, पित्त प्रधान है तो विरेचन भी दे सकते हैं, वायु का संबंध है तो बस भी दे सकते हैं। तो दोष कौन सा है ये देखते हुए हमें उसके बारे में सोचना है कि ये किस तरीके से शोधन करें।
वैसे वातजुष्ट रक्त है तो शृंग का उपयोग कहा है। पित्त कफदुष्ट है तो अलादु का बताया है। और पित्त दुष्ट है तो फिर जलोचावचर के बारे में बताया। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर रक्तमोक्षण करना है तो किस प्रकार से करना है, और अगर म्हणजे दृष्टीस्थानमध्ये आहे रक्तदृष्टी बाहेर येण्यायोग्य बराबर। भित्तियों में जो लपेटा रहता है दोषों का या आम का, वो आसानी से बाहर आएगी, तो फिर ये अच्छा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी बातों को ध्यान में लेना है, और फिर बहुदोष से लिंगानी ये है तो जो संशोधनार्थ व्यक्ति है उनमें संशोधन करना। अगर संशोधनार्थ नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि शमन किस प्रकार से करें। अगर बूढ़ी व्यक्ति है, बल कम है, तो शमन किस प्रकार से करे तो दोष के हिसाब से अच्छा रहेगा। गुरुची के बारे में वातश्लेष्म शोणित विबंध नाम ये जो बताए गए हैं, तो विबंध दूर करने के लिए गुरुची अच्छे सिराओं पर अच्छा काम इसका है। तो शायद संशमनी वटी एक अच्छी दवा हो सकती है इस प्रकार के शोणित विबंध इस प्रकार का है। तो उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग करें या फिर गुरुची सिद्ध क्षीर देते रहे इस प्रकार से। तो आम कफ और ये लिपिड इसके बारे में सोचना है, और उसका लेयर बन जाता है तो सिराओं में, तो उनको कैसे दूर करना है ये देखना। द वेसल्स में बिकम नैरो ड्यू टू वात दोष बाय डाइट एंड बिहेवियर एग्रेवेटिंग वात दोष। फिर सिरा संकोच, ये भी एक बात। तो संकोच वात का कर्म है। और फिर इस प्रकार से संकोच हो जाना ये शीत गुण से ज्यादा इस प्रकार का होगा। ये शीत गुण संकोच करता है, और वात भी शीत गुण का है और कफ भी शीत गुण का है, लेकिन सिरा संकोच ये जो है वो वात के जरिए इस प्रकार का होगा। तो संकोच को दूर करने के लिए उष्ण चिकित्सा और स्रोत विस्तार करने वाली जैसे मंजुष्ठा है विकसा इस प्रकार की, ये चिकित्सा वहां पे ज्यादा अच्छी इस प्रकार की होगी। तो इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, और स्नेहन और स्वेदन ये दोनों आवश्यक है। केवल स्वेदन से बात नहीं होगी, बात के हिसाब से रूक्ष गुण का भी संबंध होगा। तो स्नेहन स्वेदन करेंगे तो ये सिरा संकोच जो है वो दूर हो सकता है, फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इस प्रकार से, और वात दोष को बिगाड़ने वाले जो कारण है उनको दूर करना। The vessels may become brittle and lose elasticity due to old age etc. leading to it. तो ये भी एक अहम कारण है कि जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है तो ये इसकी जो इलास्टिसिटी है सिरा में वो कम होती जाती है, और फिर जो आगे आगे रक्त को बढ़ना है वो नहीं होता। इसमें एक साइक्लिक चेन इस प्रकार की रहती है। अभी हृदय से रस निकलता है हमारे साथ, पूरे शरीर में फैलता है और वापिस हृदय में आता है। वापिस हृदय में कैसे आता है, ये निगेटिव प्रेशर। आर्टरी जो है वो प्रस्पंद होने वाली इस प्रकार की है, तो वो आगे आगे इस प्रकार से लेके जाएंगे, उसमें जो भाव बह रहे हैं वो लेके जाएंगे। लेकिन एक बार कैपिलरी नेटवर्क में चला गया और कैपिलरी नेटवर्क में ऑक्सीजन दे दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया, तब वो हृदय तक कैसे पहुंचेगा। तो ये सिराओं के द्वारा इस प्रकार का होता है।
और वहां से पीछे से प्रेशर आता रहता है, इसलिए थोड़ा इसको बल मिलता है। लेकिन फिर भी इसमें आकुंचन प्रसारण इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है। और अगर वो ब्रिटल हो जाती है, जो सिरा ये है, तो फिर उसका वहन अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इसमें वार्धक्य की चिकित्सा करना जरूरी है। वार्धक्य की चिकित्सा रसायन है। तो च्यवनप्राश से कुछ भी इस प्रकार के रसायन जो सिराओं को इस प्रकार से बल देंगे और उनके बल को बढ़ाएंगे। पंचवकर जी ने कहाँ से सुना था मालूम नहीं, लेकिन एक कोई वाक्य एलोपैथी में बताया गया था, ए मैन इज एज ओल्ड as सिरास। इस प्रकार इतनी सिराएं वार्धक्य से जुड़ी हुई है, उतना वो आदमी ज्यादा वार्धक्य से युक्त है। तो अगर एज वाइज ज्यादा बूढ़ा नहीं है, लेकिन सिराएं ज्यादा उम्र की हो गई हो, तो इसका मतलब ये रहेगा कि वो ज्यादा बूढ़ा इस प्रकार का होगा। उम्र उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो ज्यादा बूढ़ा इस प्रकार का हो गया। और अभी हम देखते हैं 30-35वें बरस में भी ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई देता है, संधि का दर्द दिखाई देता है, बहुत तीव्र इस प्रकार का रहता है। तो ये मतलब हुआ कि जो परिस्थिति 60-65 में आनी थी, वो 30-35 बरस में आ गई। तो इतना बुढ़ापा जल्दी आ गया इस प्रकार। वलय पलित वगैरह ये भी सभी दिखने लगे हैं, युवावस्था में ही दिखने लगे हैं इस प्रकार से, जो वास्तव में वार्धक्य में होने चाहिए इस प्रकार से। तो सिराएं अगर इस प्रकार से वृद्ध हो जाती है, तो भी वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकती वहन उसका, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है इस प्रकार से। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। और वो एक दूसरी एक बात उसमें रहती है, ब्रिटल जैसे होती है सिराएं, उसी प्रकार लैक्सिटी भी आ जाती है, वेरिकोज वेन जैसे विकार, शिखर शैथिल्य हो जाता है। अब शैथिल्य हुआ तो भी ये ऊपर नहीं भेजते हैं। अभी हम ग्रेविटेशन का कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर पाँव के सिराओं में इस प्रकार की वेरिकोज वेन्स दिख रहे हैं, तो पाँव ऊपर करके सोना या तकिया ले लेना, इस प्रकार से कुछ हद तक राहत मिलती है कि शैथिल्य थोड़ी हद तक दूर होता है और बैक फ्लो जो है वो अच्छा होता है। लेकिन इसमें भी सिराओं की शक्ति बढ़ाना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अब शोध की जो संप्राप्ति बताई गई है, पितृत्व कपान वायु दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः मृता और उदगति तैहि पितृत्व और कफ जो दुष्ट है, दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः, दुष्टो वायु उनको सिरा से बाहर निकल लेकर जाता। तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, दोषों का, तो वायु उनको बाहर लेके आता है, और फिर वहां कहीं पे उनका संशय होने लगता है, उससे मानता है, उसको शोक सकता है। तो ये भी संप्राप्ति हमें ध्यान में रखनी है। और वैसे पांडु या शोध का संबंध सिराओं से, तो दुष्टान वही सिरा का संबंध वहां है। यहाँ सिरा का आवरण अगर पतला हो जाए, तो भी आसानी से अंदर के भाव बाहर आए। या फिर अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि सिरा सहन नहीं कर रही है, तो वो भी उसको बाहर फेंकने लगेगी इस प्रकार से। अब डायबिटीज के बारे में जो आगे किडनी फेलियर होता है, इसमें शोध आना ये पहली शुरुआत होती है। पाद शोध में शोध सबसे शुरू करने लगी। तो वहां सिराओं की ताकत कम होती है, वो वैसे एंडार्ट्राइटिस ये भी एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन बताता है। तो सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, सर्कुलेशन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है तो गैंग्रीन होता है।
तो सिरा एक महत्वपूर्ण दृश्य है डायबिटीज में, और उसको भली भांति ध्यान में रखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो सबसे बेहतर उपाय है कि नियमित रूप से अभ्यंग करते रहे तो न्यूरोपैथी नहीं होती, और ये सिराओं की ताकत अच्छी रहेगी, वो बिगड़ेगी नहीं इस प्रकार से। व्यायाम करते रहेंगे तो व्यायाम से सिराओं को बल इस प्रकार का मिलेगा। तो ये सभी चीजें करते रहना ऐसा। तो सिराओं को इस तरीके से बल देना एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये लैक्सिटी इस प्रकार की आती है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एन्यूरिज्म भी एक ऐसा है, वहाँ खूब एक जगह ठहर जाता है, आगे बढ़ता नहीं है इस प्रकार से। ये शैथिल्य का ही एक नमूना है। तो उसको अलग रूप से देखे और एन्यूरिज्म को दूर करने की कोशिश करें। तो ये सभी सिराओं के बारे में हुआ। Vata dosha is the force behind this, particularly Vyana-Vayu residing in Hridaya is responsible for this. तीसरा जो मुद्दा है वो उसके पीछे जो फोर्स है वो व्यान-वायु विशेषता है, और उसमें अगर कुछ बदलाव आते हैं, उसकी दृष्टि हो जाती है, तो ये फिर हृदरोग बढ़ सकते हैं या फिर ये हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। Hriday is also being a seat of mind. Psychological aspects like anxiety, fear, anger, stress do affect functions of Vana-Vayu, causing HD or even hriday. तो तच्चौजक परिरक्षता परिहार्य विशेषेण मनसो दुःखेतया ये चरक सूत्र 35वें अध्याय में बताई गई है। ये हृदरोग अगर होता है या हृदय की संरक्षण करनी है तो मानसिक दुख हेतु जो है उनको विशेष रूप से टालना चाहिए। और ये चिंता, शोक, भय, क्रोध वगैरह जो भाव है, इसके जरिए ये बिगड़ता है। प्राणवायु स्रोतस के बारे में प्राणवायु दृष्टि के स्रोतों से अन्वेष्य कारण है। शब्द है वहां पे अन्वेष्य दारुण है, दारुण कारण इस प्रकार के होता है। तो दारुण कारण ये मानसिक कारण इस प्रकार के होते हैं, और फिर उसको अगर भली भांति ठीक करना है तो ज्यादा देखना पड़ेगा। एक 75 वयाच्या आजी होत्या, बीपी कायम 200+ 25 वर्षापासून गोळी चालू होती, तरीही 200च्या खाली कधी येत नव्हती, पण त्रास अजिबात नव्हता। गोळी चुकली तरी काही फरक पडत नसे। नाडी पाहिली तर खूप कठीण लागली, म्हणून मला विषय विचारले 2-3 दिवसांनी कठीण मला गोष्टी होत असते। सिद्धानुलोमन अभ्यंग दिले नाही, काठीण्य कमी झाले, जो बीपी मोडला तर 100 पर्यंत खाल्ला, फक्त एक आठवडा। नंतरही अनेक वेळा ज्या दिवशी बलप्रवर्तन झाले त्या दिवशी बीपी नॉर्मल आले। जर 2-3 दिवस बलप्रवर्तन पराक्रम झालेला असेल तर बीपी वाढलेले असे निरीक्षणात आढळले। मलसंचयाने पण सिरा काठीण्य वाढत असे। ये तो बात जैसे मैंने बताया कि अगर वात बढ़ता है तो इसके बारे में सोचना है, और अनुलोमन हो जाएगा तो ये कम हो जाएगी, ऐसे ही बात। तो हमें इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, ये इस तरीके से बीपी बढ़ सकता है। और चिंता, शोक, क्रोध ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये छोड़ दो ऐसा होने से थोड़ी नहीं जाती, ये कुछ बैठते ही है मन में। तो इस तरीके से इनसे निपटना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है।
Hectic life schedules also contribute to continuation of वातदोष belief. ये काफी लोगों में पाया जाता है कि पूरा दिन व्यस्त रहता है, टेंशन रहते हैं, भागदौड़ होती रहती है, विश्राम कभी होता ही नहीं है। आईटी क्षेत्र में काम करने वाले जो है, वो घर पे आने के बाद भी जैसे फोन शुरू होते हैं, लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, एक दो बजे कुछ बजते हैं और फिर सुबह 7-8 बजे उठते हैं, कैसे भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। ये लाइफ ही नहीं है। हम्म, तो अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो भी उससे वात बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा समस्या है। और फिर उस दृष्टि से हमें उसकी चिकित्सा करनी है, ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। Measures for prevention, considering the three factors, holistic approach is required for the harmony of the body, mind and soul. तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। Proper lifestyle, proper food habits, proper control over psychological practice, proper rest, then yoga. तो ये आसान नहीं है। एलोपैथी में तो ड्रग निकाल के उसको आसान बनाते हैं, मूल रूप से कुछ चिकित्सा करनी ही नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो आप नॉर्मल। जैसे अभी मनोज में केस होता है कि कॉन्स्टिपेशन है और उसके जरिए इस प्रकार का है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करना ये तो बात ही नहीं है, खुदा वर्षों की तो बात ही नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से उसकी चिकित्सा करना जरूरी है और प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज एंड योगा। तो विश्राम अच्छा होना चाहिए, व्यायाम भी होना चाहिए और योग निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। ये सभी करेंगे तो शायद ये बात बनेगी और तकलीफ नहीं होगी, बीपी नहीं होगा इस प्रकार से। Waking up early and going to bed early, maintain proper timing of food, proper digestion of food to be observed if necessary. Take guidance from your idea, listen to my interviews on each प्रसार regarding options, तो ये तो मैंने बनाया था मालूम नहीं। Eat healthy whole food, avoid junk fast food, avoid spicy fried items, eat only when US food is digested and you feel hungry. Avoid curds, paneer, cheese, fruit salads, shakes. Follow vegetarian diet. ये सबसे अच्छा रहेगा कि वेजिटेरियन डाइट क्या समझो। अभी बनाएगा तो डाइट कुठून आणला, शेजारून आणला का याच्या घरून आणला? Control over psychology, understand purpose of life in the form of four purushartha, dharma, artha, kama and moksha. Artha and karma should remain under control of dharma to have real pleasure of life. Regular yoga practices along with exercise and or sport help a lot. Remain away from addictions. Investigations. BSH, serum electrolytes, renal function test, lipid profile, albumin-urea, fundoscopy, complete blood count, echocardiography। और अभी मैं बताता हूँ वो ये डायबिटीज के हिसाब से लिखा है शायद। B12, D3 and homocysteine. Used to diagnose often remains easy to diagnose, often remains undetected. Simple to treat, often remains untreated. Despite availability of potent drugs, treatment all too often is ineffective. Typical paradox. तो डायग्नोज करने में आसान है वो डायग्नोज नहीं होता, ट्रीटमेंट करने में आसान है वो ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी अनट्रीटेड रहता है। डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंट ड्रग्स, ट्रीटमेंट ऑल टू ऑफन इज इनइफेक्टिव और ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं होती, ये सभी देखा जाता है।
The prevalence of hypertension ranges from 20 to 40% in urban adults and 12 to 13% in rural. यह भी तेजी से बदलता होगा. Number of people with hypertension is projected to be increased 118 million in 2000 to 214 million in 2025, with equal numbers of men and women. से बहुत डरावनी सरकार की बात है. अभी हम डायबिटिक का हब तो है ही, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का भी हब बन जाएंगे. तो ये one in every year 5 females in India is suffering from hypertension. One in every 5 females, तो 20% का हो गए. और ये पीछे 12वीं के छात्रों के बारे में परीक्षण हुआ था, तो 10% छात्रों में हाइपरटेंशन पाया गया. तो छात्रों में इतना है तो उनके पेरेंट्स में कितना होता. ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है कि इस प्रकार से हाइपरटेंशन से पूरा समाज ध्वस्त इस प्रकार का हो रहा है. और एलोपैथी का जो कहना है कि फिर गोलियां लेते हो तो ज्यादा अच्छा. मेरी किताबें हैं, इंटरव्यूज है, तो ठीक है. एक मैंने बताया था कि एक हाइपरटेंशन का अलग प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा लवण रस के हिसाब से. शुरुआत की एक मेरे ज्ञान में आपको चीज पर लवण का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है. तो ये हाइपरटेंशन का एक कारण है. और ये विषम भी इस प्रकार का है, इसके जरिए करता है. तस्मात् तेषां तत्त्वात्मकः क्रमेण अपगमनं क्रियते. अगर लवण रस का ज्यादा तात्पर्य या दाता या तिथली वगैरह का तो क्रमेण अपगमनं क्रियते, क्रम से उससे दूर हो जाए. सात्म्यमपि ही क्रमेण उपनिर्वर्त्यमानं अदोषं अल्पदोषं वा. सात्म्य चीज को भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे तो अदोष होता है या अल्पदोष होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं. अभी इसमें ऐसा है कि एडिक्शन जो है, लो बीपी पर कौन सा एक बार, लो बीपी का संबंध ज्यादातर दौर्बल्य से है, धातु दौर्बल्य से. और दांतों का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा तो लो बीपी दिखाई देता है. तो उसको तत्काल बल देने के लिए कुछ होना चाहिए और दीर्घकाल देना चाहिए. लक्ष्मी विलास ये तत्काल बल देने के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए अच्छा है. अगर ज्यादा ही कम हो रहा है तो हिमगर्भ की चिंता नहीं, इस प्रकार से कल्पों का प्रयोग हो सकता है. और ये गंभीर अवस्था भी हो सकती है कभी कभी. अगर नॉर्मल आदमी है और बीपी लो है तो ज्यादा दिक्कत करता है, लेकिन कुछ तकलीफें हो रही है और बीपी लो है तो ये गंभीर अवस्था भी हो सकती है. तो थोड़ा उसमें देखना चाहिए इसका. योग की नियमित प्रैक्टिस करने से बीपी लो रहता है और उसे कुछ तकलीफ नहीं है. तो योग नियमित रूप से करने से बेहतर इस प्रकार का. हमें बात करना था, एडिक्शन जो है वो धीरे धीरे छोड़ने के लिए बोलते हैं तो छूटती ही नहीं, क्योंकि मन का कंट्रोल होता ही नहीं. तो एकदम छोड़ देते हैं तो छूटती है, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं. अब एडिक्शन चालू रहने से जो दुष्परिणाम होंगे और एडिक्शन तुरंत छोड़ने से दुष्परिणाम होंगे, उनमें चालू रखने से ज्यादा है अगर छूट नहीं गई. बेटर ऑप्शन ये है कि धीरे धीरे कम करके एडिक्शन से छुटकारा पाओ. लेकिन अगर वो नहीं हो रहा हो तो एकदम छोड़ देना उचित है. वैसे तंबाकू सेवन करने वाले या सिगरेट स्मोकिंग करने वाले जब कैंसर हो जाता है तो उसी क्षण छोड़ दे. उसी दिन उसी क्षण से वो छूट जाती है. ये क्रमेण अपगमन
इस प्रकार का नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी। एक अजीब अनुभव एक डॉक्टर ने लिखा था कि प्रसूति के लिए महिला आई थी और सीजर करना पड़ा। सीजर होने के बाद वो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए सीजर में, और ऑपरेशन 4-5 घंटे चलता है। और बाद में वो बेहोशी से बाहर ही नहीं आ रहे। तो ये सब चक्रा में क्या हो रहा है, हमें तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्यों नहीं आ रही है, ऐसे शेड्यूल कर दिया है। फिर उनको ध्यान में आया कि मुंह में नाली थी और उसको तंबाकू रखने की आदत थी। तो फिर मुंह में जैसे ही तंबाकू रखी वैसे उसको होश आ गया। बड़ा अजीब अनुभव है, लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव है हमें मालूम होनी चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से कुछ कार्य होगा। ये हार्ट रेट ऑफ एथलेट्स इज ऑलवेज लो। हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? ये तो मुझे लगता है कि व्यायाम से अगर धातु पोषण अच्छे ढंग से होता रहता है तो उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, एग्जर्ट करना नहीं पड़ेगा और फिर बीपी नॉर्मल। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं और कल प्रसव के साथ आगे बढ़ेंगे। अगले सोमवार इसके बारे में सोचेंगे। आयुर्वेद प्रधानो निगदित इह शरीरतंत्र प्रधानः शिष्टोऽभ्यश्वासोऽयं व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य मार्गं पुनरपि भूमितां सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं निरन्तरं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो निरन्य से व्याख्यान